स्टडी में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रीय आय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले टॉपिक हमारा आ जाता है साधन आय, जिसे अर्जित आय भी बोलते हैं और कारक आय भी बोलते हैं। इन तीनों ही में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में अर्जित आय करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और कारक आय भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको आंसर एक ही देना है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो चलिए जान लेते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। वह आय जो किसी कार्य को करने के पश्चात या उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बदले साधन भुगतान के रूप में प्राप्त होती है, उसे साधन आय कहते हैं। वह आय जो कार्य करने के पश्चात मतलब कार्य करने के हमें बाद में मिलती है, या फिर जो हमने कार्य किया होता है उसके बदले में हमें जो भुगतान जो पेमेंट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, साधन आय कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, वेतन, सैलरी, मजदूरी, दिहाड़ी जो मिलती है, लगान, ठीक है, किराया, ब्याज तथा लाभ सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। सेकंड है इसका अपोजिट गैर साधन आय। गैर साधन आय क्या होती है, जिसे हम हस्तांतरण आय भी बोलते हैं और एक पक्षीय आय भी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये आय क्या होती है। उत्पादन प्रक्रिया में योगदान दिए बगैर जो भुगतान प्राप्त होता है उन्हें गैर साधन आय कहा जाता है। मतलब हम कोई कार्य नहीं कर रहे, हम कोई उसके लिए कार्य नहीं कर रहे, फिर भी हमें भुगतान मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, गैर साधन आय। एग्जाम्पल छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति जानते होंगे आप, स्कॉलरशिप जो हमारे स्कूल में पैसे आते हैं। वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें पेंशन गवर्नमेंट देती है, वो कोई काम तो कर नहीं रहे, ऐसे ही मिलते हैं उन्हें। बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता क्या होता है, जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें पैसे देना। आर्थिक सहायता, सब्सिडी मिलती है, दान, उपहार आदि। ठीक है, चलिए सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह साधन सेवाओं का प्रतिफल नहीं है। नेशनल इनकम में इन्हें इसलिए नहीं कैलकुलेट करा जाता, मतलब देश की आय में, क्योंकि देश से तो ये ले रहे हैं, देश को दे क्या रहे हैं, ये चीज़ होती है। ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा पर्टिकुलर, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। ठीक है, अब ये क्या है, साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। ठीक है, तो चलिए देखिए, अर्थ उत्पादन के साधन को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे साधन आय कहते हैं। उसका अपोजिट आ जाइए हस्तांतरण आय पे। वह आय जो उत्पादन प्रक्रिया में बिना किसी योगदान दिए प्राप्त होती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। बिना किसी योगदान दिए, बिना कोई काम किए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, साधन आय को घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, दोनों में शामिल होता है। साधन आय दोनों में शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि वो काम करने को प्राप्त होती है, इसलिए नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और घरेलू आय में भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हस्तांतरण आय ना तो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है और ना ही घरेलू आय में। क्यों? क्योंकि वो हमें बिना काम करे मिलती है, हम कोई राष्ट्र में योगदान नहीं दे रहे, इसलिए वो नेशनल राष्ट्र की आय को वो आय बढ़ाती नहीं है, वो उल्टा कम करती है।
यह एक अर्जित अवधारणा है जो उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, ये एक अर्जित मतलब ये कमाने की अवधारणा है। ठीक है, जो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देने के बाद प्राप्त होती है। इसकी प्रकृति प्राप्त करने की है, अर्थात यहाँ केवल एक पक्षीय अवधारणा है। एक पक्षीय अवधारणा क्यों बोला? क्योंकि एक पक्ष से पैसा मिलता जाता है और दूसरा पक्ष कोई काम नहीं करता। इसको प्राप्त करने वाले उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। इसको प्राप्त करने वाले उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। ठीक है, मालिक होते हैं। सामान्यतः इसे सरकार या परिवारों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण किराया, वेतन, मजदूरी, ब्याज लाभ, छात्रवृत्ति, वृद्ध अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। अब हमारा टॉपिक आ जाता है सामान्य निवासी। जैसे एक देश का सामान्य निवासी मतलब एक देश का निवासी कौन व्यक्ति कहलाता है? एक देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो सामान्यतः किसी देश में निवास करता है और उसका आर्थिक हित भी उसी देश में केंद्रित होता है। मतलब कि आप उस देश में रह रहे हो और उसी देश में आपका कमाई का जरिया भी है, या फिर आप उसी देश में काम भी कर रहे हो और अपनी अर्निंग कर रहे हो। जब कोई व्यक्ति किसी देश में 1 वर्ष की अधिक अवधि से कार्य कर रहा होता है तथा उस व्यक्ति का आर्थिक हित भी उसी देश में स्थित होता है, उस व्यक्ति को सामान्य निवासी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है? एक व्यक्ति के आर्थिक हित से अभिप्राय उस स्थिति से है जब वह अपने आर्थिक सौदे उसी देश के महत्वपूर्ण पैमाने पर संचालित करता है जिसमें वो अर्निंग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूतावास आपको पता है? दूतावास क्या होती है? एम्बेसीज क्या होती है? नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है, जिन्हें पता है तो अच्छी बात है। एम्बेसीज क्या होती है? हर देश की हर कंट्री में एम्बेसीज होती है। जैसे पाकिस्तान की इंडिया में होगी और भी अदर कंट्री की यहाँ पे इंडिया में होगी एम्बेसीज बेसिकली कार्य क्या करती हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत आती है, जैसे हमारे यहाँ का कोई बंदा वहाँ जाता है, अमेरिका जाता है और वहाँ पे उसे कोई दिक्कत आती है या फिर उससे पासपोर्ट कोई ले लेता है या वीज़ा कोई ले लेता है, तो वो वहाँ पर जाके या फिर उसका खो जाता है पासपोर्ट, तो वो एम्बेसी में जाएगा इंडिया की और बोलेगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो वो उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एम्बेसी का बस इतना ही काम होता है। तो चलिए ये समझ लेते हैं सामान्य निवासियों के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सामान्य निवासी बनने के लिए। सामान्य निवासियों में व्यक्तिगत तथा संस्थाओं दोनों को शामिल किया जाता है, चाहे कोई कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई व्यक्ति हो, वह सामान्य निवासी हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक देश का सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक हो। ठीक है, उसी देश का नागरिक होना जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WHO और IMF जो भारत में कार्यरत हैं, उन्हें भारत के सामान्य निवासियों में शामिल नहीं किया जाएगा, परंतु इन संस्थाओं में कार्य कर रहे भारतीयों को सामान्य निवासियों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका आर्थिक हित यहीं पर है। निम्न व्यक्ति को सामान्य निवासियों के रूप में शामिल नहीं किया जाता। इन लोगों को सामान्य निवासी में शामिल नहीं किया जाता। वह व्यक्ति जो छुट्टियां मनाने, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा वर्ग, खेल प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं, जो खेलने जाते हैं दूसरे देश में। ठीक है, जो छुट्टियां मनाने जाते हैं और जो अपना इलाज कराने जाते हैं, ठीक है, या फिर एजुकेशन लेने जाते हैं, उन्हें सामान्य निवासी में शामिल नहीं किया जाता। किसी व्यापारिक संस्था के सदस्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और मौसमी श्रमिक
इन्हें भी शामिल नहीं किया जाता। निम्न व्यक्तियों को सामान्य निवासियों के रूप में शामिल किया जाता है। इन लोगों को सामान्य निवासी के रूप में शामिल किया जाता है वह नागरिक तथा संस्थाएं जो लंबे समय से हमारे देश में स्थापित हैं और जिनका आर्थिक हित भी इसी देश के लिए है, मतलब जो कमा रहे हैं वो यहीं पर रहता है, ठीक है। अन्य देशों के नागरिक जो काफ़ी लंबे से हमारे देश में रह रहे हैं तथा जिनका ये वाला पॉइंट कॉपी नहीं हो पाया, सॉरी, आपको फिर भी बता देता हूँ, जो काफ़ी और जिनका आर्थिक हित यहीं पर सीमित है, ठीक है। आगे चलते हैं, यह आ जाता है हमारा। अब आप ये समझ लीजिए कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? बिक्री कर, जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर इनडायरेक्ट रूप से लगाती है। बिक्री कर, बेच रही हो तो उस पर टैक्स लगा दिया। उत्पादन शुल्क और मनोरंजन कर, मूवी वूवी देखने जाते हैं उसके टिकट पे कर, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बिक्री कर ऐड करना पड़ता है, उत्पादन शुल्क ऐड करना पड़ता है और मनोरंजन कर ऐड करके हमें क्या मिलता है? अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे हम निकालते हैं? जो अप्रत्यक्ष कर होता है, आंसर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है 2 और उत्पादन शुल्क है 3, ठीक है, और मनोरंजन कर है 5 रुपये, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया कैलकुलेट करके? 10 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 10 रुपये हो गया, अप्रत्यक्ष कर कितना हो गया? 10 रुपये। अब हमें निकालना है NIT, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे निकलेगा? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, और हमें क्वेश्चन में आर्थिक सहायता एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है 5, ठीक है। हमारा अप्रत्यक्ष कर कितना है? 10 और आर्थिक सहायता कितनी है? 5। जब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना हो गया? 5। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये समझिए नफ़ीफ़ा क्या होता है। नफ़ीफ़ा पहली बार सुन रहे हो आप लोग। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे क्या बोलते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। चलिए जान लेते हैं ये क्या होती है। देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त साधन आय, मतलब अगर हमारे देश के लोग काम करने गए हैं, वहाँ से जो प्राप्त हो रही है टोटल इनकम जो हमारी आ रही है, ठीक है, जैसे इनकम वहाँ से आ रही है 10,000, और गैर सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा, जो हमारे गैर सामान्य, जो हमारे निवासी नहीं हैं, ठीक है, अर्जित आय के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। अर्जित आय मतलब जो हमारे यहाँ से गए हैं लोग, वहाँ पर अदर कंट्री में जो कमा रहे हैं, ठीक है, पैसा वो भारत में भेज रहे हैं, और जो यहाँ भी कमा रहे हैं लोग और वो अपने, जो यहाँ पे कमा रहे हैं वो अपनी कंट्री में भेज रहे हैं। तो एक में से जब दूसरे को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है शुद्ध साधन आय, मतलब कि टोटल इनकम कितनी आई, ठीक है। देखिए शुद्ध साधन आय कैसे निकलती? विदेशों से प्राप्त साधन आय, विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को प्रदान साधन आय। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, 10,000 रुपये हमारे श्रमिक ला रहे हैं, ठीक है, कितने ला रहे हैं? 10,000, ये ज़ीरो बन गया, ठीक है, 10,000 ला रहे हैं, और हमारे यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं लोग 5,000, ठीक है, कितने ले जा रहे हैं? 5,000, यहाँ पे आ नहीं रहा, 5,000, ठीक है। इतना है समझ में। जब 10,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो नफ़ीफ़ा कितना रहेगा? 5,000, मतलब मुनाफा।
ये चीज़ हमारे देश में नेट आ रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको चार्ट कवर कराऊंगा, क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।